हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास है आपका एसपी बख्शी बुक से ईडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट नंबर 30। अभी तक हम लोग टोटल 29 पार्ट्स देख चुके हैं। आज है 38 नंबर पार्ट। देखिए, जो लोग नहीं जानते टेलीग्राम ग्रुप के बारे में, वे आप सर्च करेंगे त्रिगीतम टेलीग्राम पे, आपको ये ग्रुप मिलेगा त्रिगीतम 4AM क्लब। वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। जिनको पर्सनली गाइडेंस चाहिए मेरे से, वो मुझे मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे, बिल्कुल कॉल नहीं करना है आपको। अब जरा बात करते हैं आज के फर्स्ट ईडियम के बारे में। देखिए क्या है ये है आपका पायरिक विक्ट्री। पायरिक विक्ट्री का मतलब होता है क्या है? तो इसका मतलब होता है विक्ट्री एट ए हाई कॉस्ट। मतलब क्या हुआ इसका? तो ऐसी विक्ट्री, ऐसा जीत जो काफ़ी महंगा साबित हुआ हो, ऐसे जीत को कहते हैं पायरिक विक्ट्री। महंगा साबित होने से क्या तात्पर्य है यहाँ पे, ज़रा देखो। ऐसा जीत जिसमें लाभ से ज़्यादा नुकसान हुआ हो, तो ऐसे जीत को ही कहते हैं पायरिक विक्ट्री। अब ऐसी कौन सी जीत होती है जिसमें लाभ से ज़्यादा नुकसान होता हो? तो मैं आपको बताता हूँ। मान लिया जाए आपका बहुत ही वफादार सेनापति रहा है, एक ऐसा सेनापति रहा है जिसके बदौलत ही आपका राजकाज पूरा चल रहा होता है, और इस युद्ध में वो भी मारा जाता है, आपके बच्चे मारे जाते हैं, आपके बहुत सारे बहुत ज़्यादा कुछ नुकसान होता है। तो इस तरीके के जीत को ही कहा जाता है पायरिक विक्ट्री, और फिर विक्ट्री एट ए हाई कॉस्ट इसी को कहते हैं। मतलब ऐसा जीत जो काफ़ी महंगा साबित हुआ हो, जिसमें लाभ से ज़्यादा नुकसान हुआ हो, तो ऐसे जीत को ही कहेंगे पायरिक विक्ट्री। अब ज़रा बात करते हैं कि ये आया कहाँ से है, इसके बारे में ज़रा जान लेते हैं। तो देखिए, पायरिक विक्ट्री जो है, ये एक होता है आपका किंग पायरस। एक किंग पायरस जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि रोमन्स को हरा देते हैं एक युद्ध में। रोमन्स को हरा देते हैं एक युद्ध में। लेकिन होता क्या है कि इस किंग पायरस को इतना ज़्यादा नुकसान होता है, इसके ऐसे ऐसे व्यक्ति मर चुके होते हैं, इसके घर के सदस्य मर चुके होते हैं, इनका जो सबसे वफादार सेनापति होता है वो मर चुका होता है। तो इस तरीके से इनको बाद में लगता है कि ये जीत से अच्छा था कि मैं इस युद्ध को छेड़ा ही ना होता। तो तब से ये ज़्यादा फेमस हो गया, इसी के नाम पे, इसी पायरस किंग के नाम पर ही पायरिक विक्ट्री। पायरिक भी बोलेंगे, पिरिक भी बोलेंगे। आप डिक्शनरी में चेक करोगे तो पिरिक मिलेगा आपको, लेकिन ज़्यादा साउंड अच्छा करता है पायरिक। तो पायरिक विक्ट्री का मतलब ही होता है। और कहाँ से आया है? किंग पायरस जब हरा देते हैं रोमन्स को और इनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, तो इन्हीं के नाम पे, पायरस के नाम पे ये होता है, आपका कहा जाता है पायरिक विक्ट्री। अब ये सब इडियम्स जो होता है, ये निकलता कहाँ से? तो मान लिया जाए इनके घटना से होता क्या है कि कोई ऐसा राइटर हुआ होगा जो अपने कोई रिटर्न चीज़ों में इनका नाम का जिक्र किया होगा, और ऐसे विक्ट्री को उन्होंने कभी कह दिया होगा कि ये इस तरीके के जीत को क्या कहते हैं? पायरिक विक्ट्री कहते हैं। तो तभी से ये चीज़ें फेमस हो जाती हैं, और चलते चलते आगे आज तक आते आते इसका मीनिंग किसी के संदर्भ में ले लिया जाता है। तो पायरिक विक्ट्री का मतलब आप लोग समझ गए कि ऐसी विक्ट्री, ऐसा जीत जो काफ़ी महंगा साबित हुआ हो, जिसमें लाभ से ज़्यादा नुकसान हुआ हो, तो ऐसी विक्ट्री को कहते हैं पायरिक विक्ट्री। अब जरा देखिए यहाँ पर एग्जांपल, ग्रीक विक्ट्री ओवर ट्रोजन्स। देखिए, ग्रीक विक्ट्री कह रहा है कि जो ट्रोजन्स पर इनकी विक्ट्री होती है ग्रीक लोगों की, प्रूव्ड टू बी पायरिक विक्ट्री। ये कैसा साबित हुआ? तो ये काफ़ी ज़्यादा ऐसा महंगा साबित हुआ जिसमें लाभ से ज़्यादा नुकसान हुआ हो, तो ऐसे विक्ट्री को पायरिक विक्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट आपका पिक होल्स। देखिए क्या है यहाँ पर, पिक होल्स का मतलब है टू फाइंड फॉल्ट विथ। मतलब इसको क्या कहेंगे कि दूसरों में कमी निकालना, दूसरों में दोष निकालना, ये कहलाता है पिक होल्स, है ना। होल्स का मतलब क्या? आपकी कमियां, है ना। होल्स का मतलब कहने का है कि आपकी कमियां, और जो लोग बार बार आपकी कमियों को पिक करे, आपको निकाले, है ना, आपको बार बार दिखाए कि ये दोष है आप में, वो दोष है, दूसरों की कमी जो लोग निकालते हैं, तो ऐसे कमियों को कहते हैं, कमियां निकालने को कहते हैं पिक होल्स। तो आप इससे सेंस को, इसका रिफ्लेक्शन समझ में आ रहा होगा आपको कि पिक होल्स का क्या अर्थ होता है। तो दूसरों में कमी निकालना, दूसरों में दोष निकालना, टू फाइंड फॉल्ट विथ। यहाँ पर है ही इज़ ऑलवेज पिकिंग होल्स इन एवरी प्रोजेक्ट। मतलब वो हर एक प्रोजेक्ट में, हर एक योजना में क्या करता है? वो हमेशा क्या करता है? कमियाँ निकालते रहता है, दोष ढूंढते रहता है। नेक्स्ट आपका क्वेयर फिश। देखो, क्वेयर फिश का क्या मतलब होता है? क्वेयर फिश का मतलब होता है स्ट्रेंज पर्सन। क्या अर्थ है इसका? तो इसका मतलब होता है अजनबी व्यक्ति, विचित्र व्यक्ति को कहते हैं क्वेयर फिश। अब जरा देखिए, क्वेयर का मतलब होता क्या है? क्वेयर का मतलब होता है, इसका शाब्दिक अर्थ ही होता है विचित्र, अजनबी। तो क्वेयर फिश कहने का क्या मतलब है? मान लिया जाए एक कुएं का फिश दूसरे कुएं में चला आया
और उसका स्ट्रक्चर, उसका कलर, हर चीज़ चेंज हो, तो इस कुएं वाले को क्या लगेगा, इस कुएं के फिश को क्या लगेगा कि ये काफ़ी क्यूर है, काफ़ी ज़्यादा विचित्र है। तो ये पर्सन के संदर्भ में जब लिया जाता है तो इसका अर्थ हो जाता है क्या, व्यक्ति के सेंस में, है ना। अजनबी व्यक्ति, विचित्र व्यक्ति को कहते हैं क्यूर फिश। और क्यूर का मतलब ही होता है आपका क्या, अजनबी, विचित्र, फॉरेनर कह सकते हो इसको। फॉरेनर का मतलब भी विचित्र होता है, अजनबी होता है, जो कभी दिखे ना, अचानक दिख जाए। तो क्यूर फिश का मतलब आप लोग समझ गए। यहाँ पर है एग्जाम्पल में, वन कैनॉट मेक एनीथिंग आउट ऑफ सोहन्स एटीट्यूड, कि सोहन के एटीट्यूड से एक व्यक्ति बिल्कुल नहीं समझ सकता है। देखिए यहाँ पर है मेक आउट ऑफ समथिंग, है ना। मेक आउट ऑफ समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को समझना। तो वही कह रहा है कि एक व्यक्ति सोहन के एटीट्यूड से बिल्कुल कुछ नहीं समझ सकता, एज ही इज़ सच अ क्यूर फिश, क्यों, क्योंकि वह काफ़ी विचित्र व्यक्ति है, इसलिए कभी उसके एटीट्यूड को कोई समझ नहीं सकता। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट सेकंड नंबर है क्विक्जॉटिक प्रोजेक्ट। क्विक्जॉटिक प्रोजेक्ट का मतलब होता है फुलिशली आइडिया। कहने का क्या अर्थ है इसका, तो इसका मतलब होता है मूर्ख भरी योजना जो बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है का क्या सेंस है कि कोई लोग ऐसी योजना बनाते हैं, कोई लोग ऐसे प्रोजेक्ट को बनाते हैं, कोई आइडिया ऐसा होता है उसके पास कि बिल्कुल उसको प्रैक्टिकली नहीं किया जा सके। तो ऐसी योजनाओं को ही कहते हैं क्विक्जॉटिक प्रोजेक्ट। अब जरा देखो ये आया कहाँ से होगा। पहले मीनिंग तो समझ गए कि क्या होता है, मूर्ख भरी योजना जो प्रैक्टिकली क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो ये आया कहाँ से, ये जरा देखो, यहाँ पर है आपका क्विक्जॉटिक। क्विक्जॉटिक का मतलब होता ही है क्या, अव्यवहारिक, है ना, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, है ना, इम्प्रैक्टिकल है। तो वैसे चीज़ों को कहते हैं क्विक्जॉटिक। तो इसी के ही इसी वर्ड में ही छुपा हुआ है इसका क्या सेंस। तो क्विक्जॉटिक प्रोजेक्ट का मतलब ही होता है क्या, इम्प्रैक्टिकल आइडियाज़, फुलिशली आइडिया जो कभी पॉसिबल नहीं है। अब जरा देखिए क्या है इसका एग्जाम्पल, बीइंग नॉट वर्ल्डली वाइज। यहाँ पर क्या है कि वर्ल्डली वाइज नहीं होने से, मतलब वर्ल्डली वाइज कहने का क्या मतलब है, मतलब सांसारिक नहीं होने से, इस दुनिया के हिसाब से नहीं होने से, मतलब वर्ल्डली वाइज का मतलब प्रैक्टिकल नहीं होने से, ये इसका सेंस है ना। ये दुनिया के हिसाब से नहीं होने से ही वेस्टेड हिज मनी, उसने अपने मनी को क्या कर दिया, वेस्ट कर दिया, इन क्विक्जॉटिक प्रोजेक्ट्स, मतलब यह व्यवहारिक चीज़ों में जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, मूर्ख भरी योजनाओं में अपने पैसे को क्या कर दिया, ये वेस्ट कर दिया। तो क्विक्जॉटिक प्रोजेक्ट का मतलब याद रखना, फुलिशली आइडिया, मूर्ख भरी योजना जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, वैसी योजनाओं को कहते हैं क्विक्जॉटिक प्रोजेक्ट। नेक्स्ट आपका राइज टू द ओकेजन। देखिए ये कभी कभी आपको मिलेगा राइज टू द ओकेजन और फिर राइज टू द चैलेंज। क्या अर्थ है, मतलब ओकेजन के प्लेस पे चैलेंज भी हो तो समझ आना कि इसका सेम चीज़ को पूछा गया है आपसे। तो राइज टू द ओकेजन और फिर राइज टू द चैलेंज, इसका मतलब होता क्या है, तो इसका मतलब होता है टू एक्ट एज द ओकेजन डिमांड्स। मतलब क्या है, इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आना नहीं है, तो इसलिए तो टीचर का काम होता है आपको समझाना। तो इसका क्या मतलब हो गया, तो इसका मतलब होता है खुद को योग्य साबित करना, मतलब हिम्मत दिखाना। अब जरा देखिए कैसे इसका सेंस रिफ्लेक्ट होता है। यहाँ पे बोला है कि कुछ ऐसा एक्ट करना, कुछ ऐसा एक्शन लेना कि ओकेजन डिमांड्स के हिसाब से, मतलब ओकेजन डिमांड्स का क्या मतलब है यहाँ पर, तो इसका मतलब है आपका कि जैसे ही सिचुएशन आपको डिमांड करे उस तरीके से एक्शन लेना, ये कहलाता है राइज टू द ओकेजन। मतलब खुद को योग्य साबित करना, इससे ये निकलता है क्या, सेंस निकलता है। मतलब मान लिया जाए आप बहुत बुरे सिचुएशन में हो और आप वहाँ पर खुद को योग्य साबित कर पाते हो, उससे आप निपट पाते हो कि नहीं, तो ऐसे ही डिमांड्स को कहेंगे टू एक्ट एज द ओकेजन डिमांड्स, है ना। मतलब ऐसे डिमांड्स में आप कैसे रिएक्ट करते हैं, खुद को योग्य साबित करते हैं या नहीं, हिम्मत दिखाते हैं या नहीं, तो ऐसी चीज़ों को कहते हैं राइज टू द ओकेजन। तो हिंदी में बात समझ में आई कि राइज टू द ओकेजन रहे तो इसका मतलब होता है खुद को योग्य साबित करना सिचुएशन के हिसाब से। दुख की घड़ी में, संकट की स्थिति में आपको खुद को योग्य साबित करना चाहिए, है ना। जैसे ही ओकेजन, मतलब जैसे ही सिचुएशन आपसे डिमांड करे उस हिसाब से खुद को योग्य साबित करना, ये कहलाता है राइज टू द ओकेजन, या फिर शॉर्ट में कह सकते हो हिम्मत दिखाना। तो अब जरा देखिए मीनिंग तो समझ गए। अब यहाँ पर है राइज टू द ओकेजन, और फिर मैं क्या बताया कि राइज टू द चैलेंज भी हो सकता है ओकेजन की जगह पर। तो यहाँ पर आपको समझना है, इसी में इसका मीनिंग आपका रिफ्लेक्ट हो रहा था कि ओकेजन मतलब स्थितियाँ, है ना, स्थितियाँ कैसी हैं आपके सामने परिस्थिति कैसी हैं, तो उसके हिसाब से राइज करना, आगे बढ़ना, ऊपर उठना,
है ना, स्थिति को देखते हुए ऊपर उठना, आगे बढ़ना, ये कहलाता है आपका राइज टू द ओकेजन। और हिंदी में संक्षेप में कहेंगे उसको क्या, कि खुद को योग्य साबित करना या फिर हिम्मत दिखाना, राइज टू द ओकेजन कहलाता है। नेक्स्ट है आपका टू फेस, यहाँ पर एग्जाम्पल जो दिया है, टू फेस क्रिटिकल सिचुएशंस। क्रिटिकल सिचुएशंस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब कि संकटपूर्ण घड़ी, है ना, ऐसा सिचुएशन जो काफ़ी क्रिटिकल हो, मतलब संकट से भरे हो। तो इसको फेस करने के लिए बोल्डली, मतलब साहसपूर्वक फेस करने के लिए यू शुड राइज टू द ओकेजन, तुम्हें हिम्मत दिखाना चाहिए, तुम्हें क्या करना चाहिए, अपने आप को योग्य साबित करना चाहिए, तुम्हें हिम्मत दिखाना चाहिए, ये इसका मतलब है। नेक्स्ट आपका रन शॉर्ट ऑफ, क्या मतलब है? रन शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है शॉर्टेज, मतलब किसी चीज़ की कमी हो जाना, कोई चीज़ का कम पड़ जाना, ये कहलाता है रन शॉर्ट ऑफ। तो शॉर्ट ऑफ का ही मतलब होता है, शॉर्ट का मतलब क्या, कम पड़ जाना, है ना। तो इसी में इसका मीनिंग भी था कि रन शॉर्ट ऑफ जब भी रहे तो इसका मीनिंग समझ आना, किसी चीज़ का शॉर्टेज हो जाना, कमी हो जाना, कम पड़ जाना। यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया है, दीज डेज ड्यू टू सम फाइनेंशियल क्राइसिस माई फ्रेंड इज़ रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी, मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, मतलब उनके पास कुछ वित्तीय कमी हो जाने की वजह से क्या हो रहा है आजकल, मेरा जो फ्रेंड है इज़ रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी, पैसे की कमी से जूझ रहा है ना, कमी हो गई है उनको पैसे की, कम पड़ रहा है पैसा। तो रन शॉर्ट ऑफ का मतलब शॉर्टेज होता है, कमी हो जाना होता है, कम पड़ना होता है। नेक्स्ट क्या है आपका रैंक एंड फाइल, जरा समझना है इसको। रैंक एंड फाइल का मतलब होता है कॉमन मैन। कैसे आया ये, इसको मैं समझाऊंगा आपको, जरा ध्यान से समझना है। तो इसका कॉमन मैन का क्या मतलब है? आम आदमी, है ना, अपनी भाषा में कहें आम आदमी, या फिर जन साधारण भी कहा जाता है। तो रैंक एंड फाइल का मतलब होता है आम आदमी या फिर जन साधारण, जैसे हम लोग होते हैं। और जन साधारण कौन नहीं है? जैसे बड़े बड़े नेता हो गए, है ना, जो काफ़ी उच्च स्तर के लोग होते हैं, जो जिनका सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा बोलबाला होता है, तो वो सब क्या होते हैं? वो सब आम आदमी नहीं होते, है ना। भले ही लोग कहते हैं ना कि जैसा नाम वैसा काम होना हो, ऐसा जरूरी नहीं है ना। खुद को कॉमन मैन कह लेना ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने टाइप का भी होता है कई बार। तो रैंक एंड फाइल का मतलब होता क्या है? आम आदमी या फिर जन साधारण। देखिए ये आया कहाँ से, इसके बारे में ज़रा चर्चा करते हैं। तो होता क्या है कि एक बार, जैसे ये मिलिट्री से आया है, मतलब आर्मी लोगों से आया है ये वर्ड, बहुत पुराने ज़माने की आर्मी की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर क्या हुआ करता था कि लोग वहाँ पर रो और कॉलम में खड़े होते थे। कौन लोग? जो कॉमन आर्मी होते थे, है ना, जो ऑफिसर ग्रेड के नहीं होते थे। तो एक बार युद्ध होता है दो कंट्री के बीच, तो एक कंट्री वाले क्या करते हैं, सारे अपने पब्लिक को बुला लेते हैं कि क्या करो, तुम लोगों को क्या करना है, युद्ध लड़ने हैं। और सबको क्या कर दिया गया, रो एंड कॉलम में खड़ा कर दिया गया। तो किसी ऐसा लिटरेचर में जिक्र है कि रैंक रो को शो करता है ना। रैंक का मतलब श्रेणी और रो का मतलब भी श्रेणी में खड़ा होना, है ना। और फाइल जो है वो इंडिकेट करता है कॉलम को, मतलब रो एंड कॉलम इस तरीके से जो लोग खड़े होते हैं बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से, वे सब क्या होते हैं? साधारण आदमी होते हैं, कॉमन मैन होते हैं, है ना। तो वहीं से ये आपका निकला हुआ है। आप देखोगे तो रैंक यहाँ पर इंडिकेट करता है रो को, और फाइल इंडिकेट करता है कॉलम को। डिक्शनरी के हिसाब से नहीं, उस लिटरेचर के हिसाब से जहाँ पर इसका जिक्र किया गया है, और उसमें एक युद्ध के बारे में चर्चा की हुई है। तो कहने का मतलब है कि जो ऑफिसर लोग जो थे, 3-4 ऑफिसर जो लोग इनको ट्रेनिंग दे रहे थे, है ना, इनको एक क्या कह करके बुलाते थे? रैंक एंड फाइल, मतलब जो रो एंड कॉलम में खड़े होते थे, ठीक है। और ये सब जो ऑफिसर हैं इनको तो डिसिप्लिन तरीके से कोई जरूरी है नहीं, ये इधर मूव करेंगे, ये इधर मूव करेंगे, है ना। लेकिन ये कॉमन मैन को कहा जाएगा नहीं, सामने देखो तो उनको सामने देखना है, लेफ्ट देखो तो लेफ्ट देखना है। तो ये काम होता था किनका? ये जन साधारण का, है ना, कॉमन मैन का, ये ऑफिसर का नहीं। तो उसी लिटरेचर के हिसाब से रैंक एंड फाइल का मतलब होता है कॉमन मैन और फिर आम आदमी, जन साधारण। तो इस चीज़ को मत भूलना कि कहाँ से आया है, एक युद्ध से आया है, एक आर्मी से आया है। तो यहाँ पर समझना है आपको, रैंक एंड फाइल का मतलब कॉमन मैन, आम आदमी, जन साधारण। यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया है, इफ़ वी वॉन्ट आवर कंट्री टू प्रोग्रेस, कि अगर हम चाहते हैं कि मेरा देश प्रोग्रेस करे इन एवरी फील्ड, हर एक क्षेत्रों में, वी मस्ट इम्प्रूव द इकोनॉमिक लॉट ऑफ द रैंक एंड फाइल। हमें जो जन साधारण है, कॉमन मैन है, आम आदमी है, उनके इकोनॉमिक को क्या करना पड़ेगा? इम्प्रूव करना पड़ेगा। ये इसका मतलब है। तो रैंक एंड फाइल का मतलब मत भूलना, इसका मतलब कॉमन मैन होता है, इसका मतलब आम आदमी होता है। नेक्स्ट देखो ये क्या है, रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म का मतलब होता है ऑफिशियल डिले। क्या अर्थ है इसका?
तो इसका मतलब होता है लाल फीताशाही। आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे, रेड टेपिज्म का मतलब होता है लाल फीताशाही। एक बार लिख देता हूँ अगर सुनने में कोई कन्फ्यूजन हो तो, लाल फीताशाही, है ना, क्या इसका अर्थ है। तो जरा देखिए, क्या लाल फीताशाही का क्या मतलब होता है और रेड टेपिज्म का क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है कि ऐसा ऑफिशियल वर्क जिसमें बेवजह और अनावश्यक देर कराने वाले कार्रवाई हों, है ना, फॉर्मेलिटीज़ हों, हद से ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ हों। मतलब ऑफिशियल रूल्स और प्रोसीजर्स इतने उसमें जटिल होते हैं कि आप कोई भी काम, छोटा सा काम लेकर के भी जाओ तो आपको बहुत ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं ना, महीने दिन भी लग सकते हैं, सप्ताह दिन भी लग सकता है। तो इस तरीके का जो बेवजह का जो रूल्स होता है, ऑफिशियल रूल्स, है ना, जो आपके काम को क्या करे, बिल्कुल देर करा दे, है ना, विलंब करवा दे अब आपके काम होने में। तो इस तरीके के जो देर कराने वाले ऑफिशियल रूल्स एंड प्रोसीजर्स होते हैं उसी को कहा जाता है रेड टेपिज्म, ऑफिशियल डिले, है ना। और देखिए, ये कॉमन मैन के लिए होता है, मतलब ये जन साधारण के लिए ही होता है क्या, रेड टेपिज्म वाली चीज़ें। ये बड़े बड़े नेताओं के लिए नहीं होता, उनका काम एक फ़ोन पर भी हो जाता है। लेकिन आम आदमी को भुगतना पड़ता है क्या, इतने सारे जटिल प्रोसीजर, जबकि इतना ज़रूरी नहीं है कि इतना जटिल बना करके उसे रखा जाए। हो सकता है कि किसी के एक साइन से उसका काम बन जाता, लेकिन होता क्या है, इतने प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं, कि इतने ऑफिशियल को के रूल्स को फॉलो करने पड़ते हैं कि किसी एक आम आदमी का हमेशा क्या होता है, ऑफिशियल काम डिले हो जाता है ना। तो रेड टेपिज्म का मतलब समझ जाना कि इसका मतलब होता है ऑफिशियल डिले, जिसको हिंदी में, प्योर हिंदी में कहते हैं लाल फीताशाही। और लाल फीताशाही किस चीज़ को इंडिकेट करता है कि ऐसा ऑफिशियल वर्क जो, मतलब ऐसे ऑफिशियल रूल्स और प्रोसीजर्स होते हैं जो बेवजह के अनावश्यक रूप से भी क्या करें, काम को देरी करवा दें। तो ऐसे वर्क को ही कहा जाता है रेड टेपिज्म। अब जरा देखना ये आया कहाँ से। तो बहुत पुराने समय से ये चलता आया है। क्या कभी भी मान लीजिए आप रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनाने के लिए कभी अपने ब्लॉक गए हों या फिर कहीं ऑफिशियल काम से गए हों, तो आप देखोगे वहाँ पर फाइल में अभी भी चलता है कि जितने भी फाइल होते हैं ना, ये सारे फाइल को एक रेड कलर के कपड़े से बांधा हुआ मिलेगा आपको, इस तरीके के टेप से, है ना। इसी को कहा जाता है टेप। अब कपड़े रहेगा, टेप रहेगा, कुछ भी रह सकता है ऐसे ही। अब देखना जा करके अपने ब्लॉक में, और फिर जब भी कोई ऑफिशियल काम जहाँ पर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट वगैरह बनता है, मैं गया हूँ, मैं देखा हूँ, और आप भी देख सकते हो, ये कॉमन है, आज भी ये प्रचलन में है। तो इसी प्रचलन की वजह से ही लोग क्या समझने लगे और इसका नाम क्या देने लगे, रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म जैसे ही कोई कह दे, समझ जाना कि इस काम में देरी लगना ही लगना है, इस ऑफिशियल वर्क में देरी लगना ही लगना है। तो इसी को कहा जाता है रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही। ये प्रचलन में है, बहुत पुराने टाइम से ये प्रचलन में है, खास करके अंग्रेज़ों के टाइम से ये अपने देश में प्रचलन में है कि रेड टेपिज्म मतलब इस तरीके के फाइल्स में अगर रेड कलर का कपड़े और फिर टेप से लपेटा हुआ हो तो समझ जाना इसका प्रोसीजर काफ़ी ज़्यादा डिले कराने वाला है। यहाँ पर एग्जांपल में, रेड टेपिज्म इज़ ए बेन ऑफ इंडियन ब्यूरोक्रेसी। इंडियन ब्यूरोक्रेसी के लिए ये जो लाल फीताशाही है वो क्या है, बेन है, अभिशाप है, क्योंकि इसके वजह से बहुत सारे काम में डिले होते हैं और ज़माना आगे नहीं बढ़ता बल्कि पीछे ही रह जाता है। नेक्स्ट है आपका रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स। क्या मतलब है, रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स का मतलब होता है कॉम्प्लेसेंट और फिर सेल्फ सेटिस्फाइड। क्या अर्थ है इसका, तो इसका मतलब होता है संतुष्ट हो जाना, आत्मसंतुष्टि, सेल्फ सेटिस्फाइड, है ना। कॉम्प्लेसेंट का मतलब भी होता है आत्मसंतुष्टि। कभी किसी गरीब को खाना खिलाए हो आप लोग, कभी किसी गरीब को खाना खिला करके देखना, वो जो संतुष्टि मिलती है ना, मतलब प्यार से खिलाना है, ऐसा नहीं कि वो भीख मांगने के लिए आ गया, दे दिए गुस्से में, तो ऐसे से आपको आत्मसंतुष्टि नहीं मिलेगी। कभी खाना खिला करके प्यार से देखना जो सच में भूखा है ना। किसी कॉन्स्पिरेसी के तहत भी लोग क्या करते हैं, लोगों से भीख मंगवाते हैं, तो वैसे लोगों को नहीं, जिसको सच में, जो नीडी व्यक्ति है उसको कभी खाना खिला करके देखना, आपको जो संतुष्टि मिलती है ना, उसी को कहा जाता है आत्मसंतुष्टि। और ऐसा बार बार करोगे ना तो आपके दिल में, आपके सोल में, आपके मन में एक छाप एक छूट जाएगा, वहाँ पर लगेगा आपको कि मैंने कुछ अच्छा सा काम किया है, परोपकार का काम किया है। और इस तरीके से आपका हर एक क्षेत्र में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि मत पूछो। और सच में कहा जाए तो इस तरीके के काम से ही आत्मसंतुष्टि मिलती है, अगर कभी किसी नीडी व्यक्ति को आपने कभी हेल्प किया हो। तो इस तरीके के कॉम्प्लेसेंट को, सेल्फ सेटिस्फाइड को ही क्या कहते हैं, रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स। देखिए आया कहाँ से, इसके बारे में ज़रा चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पर दो चीज़ है, पहला है रेस्ट ऑन। रेस्ट ऑन का मतलब होता है डिपेंड ऑन, मतलब निर्भर होना, और वंस मतलब खुद के। लॉरेल्स का मतलब होता है बहादुरी। ये आया कहाँ से ये वर्ड, इसके बारे में भी ज़रा चर्चा करेंगे। तो इसका लॉरेल्स का मतलब बहादुरी, मतलब खुद के बहादुरी पर रेस्ट ऑन होना, डिपेंड होना,
निर्भर होना ये कहलाता है रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स। तो ज़रा देखिए, अगर मान लिया जाए कि आप किसी के दूसरे के बलबूते कोई काम कर रहे हैं तो वो उससे आपको कभी आत्मसंतुष्टि नहीं मिलेगी। मान लिया जाए आपने कभी घूस दे करके, कुछ ब्राइबरी दे करके क्या करते हैं, आप जॉब को पा लेते हैं। आप कभी आत्मसंतुष्ट होगे? बिल्कुल नहीं हो सकते। लेकिन दिन रात मेहनत करके, पढ़ाई करके अगर आप किसी जॉब को ले लेते हो, पा लेते हो, तो मुझे लगता है कि उससे जो आत्मसंतुष्टि मिलेगी ना, वो कभी पैसे के बदौलत मिलने वाले जॉब से नहीं होगी। तो कहने का मतलब है यही चीज़ कि अपने बहादुरी के ऊपर निर्भर होना ये शो करता है आपका कॉम्प्लेसेंट को, सेल्फ सेटिस्फाइड को, आत्मसंतुष्टि को। अब चर्चा करेंगे कि ये लॉरेल्स वर्ड आया कहाँ से, ज़रा देख लो। ये लॉरेल्स वर्ड आता है, एक प्रकार की पत्तियाँ होती हैं। पत्तियाँ मतलब लीव्स, है ना, पत्तियाँ मतलब लीव्स, मतलब जो पेड़ के पत्ते होते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो एक तरह की पत्ती होती हैं। और एक एंशियंट टाइम में, है ना, पुराने ज़माने में क्या हुआ करता था कि जब भी कोई व्यक्ति, एक ग्रीक की बातें मैं कर रहा हूँ, एंशियंट ग्रीक की बात कर रहा हूँ, और ग्रीक और लैटिन से ही ज़्यादातर हम लोग को वर्ड देखने को मिलता है। तो एंशियंट ग्रीक में ऐसा हुआ करता था कि जो भी व्यक्ति जब भी कोई एथलीट हो और वो विनर बन के आया हो, मतलब जीत करके कोई एथलीट आता था, तो उस टाइम क्या करते थे लोग, इसी लॉरेल्स के पत्ते का हार बना करके, माला बना करके उनको पहनाया जाता था। तो वो व्यक्ति जो है वो काफ़ी क्या होता था, आत्मसंतुष्टि मिलती थी उसे कि चलो मुझे मेहनत का फल मिला है। आप समझ सकते हो कि एथलीट जो होता है वो खुद के बलबूते पे सब कुछ करता है, जीतता है ना, दूसरे के बलबूते नहीं। तो लॉरेल्स का मतलब ही वहीं से निकल के आया है, बहादुरी, है ना, खुद की बहादुरी। तो इस तरीके से इसका आया है मीनिंग, और इसका मतलब हो जाता है रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स का मतलब कि आत्मसंतुष्टि, सेल्फ सेटिस्फाइड या फिर कॉम्प्लेसेंट, और दोनों का मतलब सेम होता है। कुछ कुछ दिमाग में बैठ रहा होगा, एक इमेज बन पा रहा होगा, इमेज बनाना ही मेरा काम है ना। इमेज बना करके अगर किसी चीज़ को आप याद करते हो तो वो चीज़ें क्या होती हैं कि दिमाग में देर तक टिकती हैं। आप जैसे तैसे रट्टा मारोगे तो वैसे सब चीज़ को नहीं सीखा जा सकता, है ना। एग्जाम्पल के थ्रू मन में आप इमेज बनाते हो, अपने दिमाग में इमेज बनाते हो, तो वैसे चीज़ों से आप क्या करते हो कि सीखते हो एक सिस्टमैटिक ढंग से। और दिमाग का भी यही काम है, वो हर एक चीज़ को कनेक्ट करना चाहता है। कनेक्ट करने का प्रोसीजर सबको नहीं पता होता है, उसके वजह से क्या होता है, वे लोग रट्टा मारने लगते हैं। रट्टा मारना मतलब समझते हो, रोट मेथड, है ना, इसको बार बार बोल करके पढ़ रहे हैं, बोल करके पढ़ रहे हैं, दिमाग पे ज़बरदस्ती जोर डाल रहे हैं और किसी तरीके का इमेज बन नहीं पा रहा, बस अब तोते के जैसे रट्टा मार रहे हैं। तो उसको कहते हैं क्या, रट्टा मारना। और समझ करके पढ़ाई करना रट्टा मारना नहीं होता। अब जरा देखिए, ये तो समझ गया आप क्या होता है इसका मतलब। यहाँ पर एग्जाम्पल में एम्बिशियस पर्सन्स मतलब जो महत्वाकांक्षी व्यक्ति होते हैं, जिनकी इच्छाएं बहुत तीव्र होती हैं कि मुझे और करना है और कुछ पाना है, तो वैसे लोगों को एम्बिशियस पर्सन्स कहते हैं, मतलब महत्वाकांक्षी, है ना, जिनकी इच्छाएं बहुत तीव्र होती हैं। नेवर रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स मतलब वे क्या करते हैं, कभी संतुष्ट नहीं होते। किस चीज़ पर, बिकॉज दे ड्रीम ऑफ अनएंडिंग अचीवमेंट्स, क्योंकि वे हमेशा सपना बुनते हैं, सपना देखते हैं किस चीज़ों के बारे में, अनएंडिंग मतलब जो कभी समाप्त ना होने वाली उपलब्धियां हैं, अचीवमेंट्स हैं, उसके बारे में सपना देखते हैं कि आज मैं एक जॉब को पाया, आज रेलवे में जॉब पाया, कल मैं एसएससी सीजीएल को निकालूंगा, एसएससी सीजीएल हो गया तो स्टेट पीसीएस निकालूंगा, स्टेट पीसीएस निकल गया तो यूपीएससी निकालूंगा। तो इस तरीके के व्यक्ति को कहते हैं एम्बिशियस पर्सन्स, जो महत्वाकांक्षी व्यक्ति होते हैं, है ना। अब जरा बात करते हैं आगे की। ये है आपका रॉक द बोट। देखो, रॉक द बोट का मतलब होता है अपसेट द बैलेंस। अपसेट का मतलब बिगाड़ देना, है ना। तो रॉक द बोट का मतलब होता है अपसेट द बैलेंस, जिसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब होता है प्रगति में रुकावट डालना, संतुलन बिगाड़ देना, है ना। ये भी कह सकते हो, संतुलन बिगाड़ देना और फिर कुछ ऐसा कार्य कर देना जिससे किसी की प्रगति में रुकावट डाल दो, है ना। तो रॉक द बोट का मतलब होता है संतुलन बिगाड़ देना। अब जरा देखो, ये आया कहाँ से, इसके बारे में बात करते हैं। तो ऐसा होता है कि एक बार कोई बोट ले जा रहा होता है और कोई व्यक्ति होता है जो काफ़ी महंगा सा रॉक जो होता है उसको कैरी करके जा रहा होता है, एक बोरे में ले लिया होता है, और इस तरीके का बोट होता है। अब क्या होता है कि जो व्यक्ति रॉक को ले जा रहा होता है वो किसी कोने में छुपा करके रख देता है ना, इधर रखा होगा, है ना, इधर रखा होगा। तो क्या होता है कि वो बोट का बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है और ये बोट लास्ट में सिंक कर जाता है। तो यहीं से ये चीज़ प्रचलन में आ गया कि किसी चीज़ का बैलेंस बिगाड़ देना। और वो बैलेंस बिगड़ा कैसे, बोट का, उस रॉक के वजह से, जो व्यक्ति कैरी कर रहा था, है ना, बोरे में छुपा करके ले जा रहा था। तो तभी से ये फेमस हो जाता है रॉक द बोट, जिसका मतलब होता है अपसेट द बैलेंस, मतलब इसका मतलब क्या कि संतुलन बिगाड़ देना, है ना। तो इससे आप कनेक्ट कर पाओगे।
तो रॉक द बोट का मतलब समझ गए, कभी मत भूलना, इसका मतलब संतुलन बिगाड़ देना और फिर कोई चीज़ प्रगति में है उस पर रुकावट डाल देना। यहाँ पर क्या है, इफ़ योर पार्टी विदड्रॉस द सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट से अगर आपकी पार्टी जो है वो विदड्रॉ कर लेती है ना, अपना समर्थन वापस ले लेती हैं, तो क्या होता है, इट मे रॉक द बोट, तो ये क्या करेंगी, उनके प्रगति में रुकावट डाल देगी और फिर संतुलन को बिगाड़ देगी और सरकार गिरने पे हो जाएगी, है ना। अब जरा देखिए नेक्स्ट है आपका 7th नंबर, रेड हेरिंग। ये 7th नंबर नहीं है, एक किताब के हिसाब से 7th नंबर है, आज मैं ज़्यादा लिया हूँ। रेड हेरिंग का मतलब होता है समथिंग टू डिस्ट्रैक्ट अटेंशन। क्या अर्थ है इसका, तो इसका मतलब होता है आपका कि मुख्य मुद्दे से भटकाने की कोशिश करना, है ना। मुख्य जो मेन इशू होता है, मुख्य मुद्दे होते हैं, उससे भटकाने की कोशिश, ऐसे कोशिश को कहते हैं रेड हेरिंग। अब जरा बात करते हैं कि आया कहाँ से होगा। अब इसको आप पढ़ते तो आपको क्या लगता है ना, जैसे मैं बताता हूँ, मैं आज ही डिस्कस किया था एक स्टूडेंट के साथ, तो वो मुझे कह रहे थे कि सर आप वीडियो कब बनाओगे, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। तो वो कह रहे थे कि सर इसका मतलब तो लगता है समथिंग टू डिस्ट्रैक्ट अटेंशन का मतलब, मान लिया जाए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और इधर से कोई ब्यूटीफुल एक लड़की क्रॉस करती है, पूरा एकदम जो बोलते हैं अच्छे से सब कुछ, जो जितनी भी क्वालिटीज़ होती हैं एक लड़की में, पहनने से लेकर के जितने भी अट्रैक्शन वाली चीज़ें होती हैं, तो ऐसी लड़की पास से गुजरती है और मेरा अटेंशन क्या होता है, भटक जाता है। तो क्या मैं इस सिचुएशन में इसको यूज़ कर सकता हूँ रेड हेरिंग की तरह? आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा ब्लंट होगा, बिल्कुल ही वो उचित नहीं होगा, है ना। तो इस तरीके से आपको यूज़ नहीं कर लेना, हर एक जगह कर सकते हो लेकिन बहुत ज़्यादा उचित नहीं है वो। अब इसका यूज होता कहाँ से है, खास करके पॉलिटिक्स में होता है। पॉलिटिक्स में मान लिया जाए होता क्या है कि यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है कि 370 को हटा देती है कश्मीर से, है ना। आर्टिकल 370 को क्या करती है, अन्यूल कर देती है, रद्द कर देती है, हटा देती हैं। उसके बाद क्या होता है, पूरे देश में बवाल मच जाता है, ओपोजिशन वाले करने लगते हैं कि नहीं हटनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। तो बाद में क्या करते हैं, इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए, ताकि लोग शोर शराबा को बंद करें, क्या करते हैं, कहीं पर जा करके बम ब्लास्ट करवा देते हैं, गवर्नमेंट खुद से करवा देती है। तो सबका अटेंशन क्या होता है, इस पे चला जाता है, इस पे नहीं रहता। तो इस तरीके के जो आपका अटेंशन को किया जाता है, भटकाया जाता है ना, लोगों के ध्यान भटकाने की जो कोशिश होती हैं, तो इस तरीके की कोशिशों को ही कहा जाता है रेड हेरिंग। मतलब मीडिया में छप जाती है कि नहीं बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, हर मीडिया वाले, हर लोग जो होते हैं, हर एक न्यूज़पेपर में इसी चीज़ को कवर किया जाता है, इसको भुलाने की कोशिश किया जाता है ताकि ये वाला मुद्दा जो है वो ठंडा पड़ जाए और ज़्यादा इसमें लोग जो है प्रोटेस्ट ना करें, है ना। तो इस तरीके के जो पॉलिटिक्स में यूज होते हैं, तो उसको कहते हैं रेड हेरिंग, है ना। मतलब क्या हुआ कि मुख्य मुद्दे से लोगों को भटकाने की कोशिश, तो ऐसे कोशिश को कहते हैं रेड हेरिंग। ये आया कहाँ से, इसके बारे में ज़रा चर्चा कर लेते हैं। देखिए ये हेरिंग जो है एक प्रकार की मछली होती हैं और इसको जब आग पे पकाया जाता है जिसमें ज़्यादा धुआं निकलता हो, मतलब आग का हीट होता हो, आग पूरी तरह से रहे ना और धुएँ से पक जाए, और वो मछली को जब धुएँ पे पकाया जाता है तो होता क्या है कि वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाती हैं, पूरा रेड हो जाता है और बहुत ज़्यादा स्मेल आता है। ऐसा स्मेल आता है कि कुत्ते अगर उसको दूर से सूंघ लें तो आपके पीछे पड़ जाएंगे, है ना। तो ऐसा होता है, एक बार एक कहानी में ऐसा होता है कि एक व्यक्ति होता है जिसके पास कुछ रैबिट्स होते हैं, रैबिट्स, और उसके पास आजू बाजू एक कुछ शिकारी कुत्ते होते हैं। शिकारी कुत्ते मतलब जंगली कुत्ते समझ लो। तो जंगली कुत्ते क्या होते हैं, इसके रैबिट के पीछे पड़ जाते हैं, बार बार इसे क्या करते हैं, परेशान करते हैं, इसके रैबिट्स को इसके पीछे दौड़ते हैं और इसे मतलब क्या चाहते हैं कि रैबिट को मार दें, है ना, शिकारी कुत्ता। तो ये व्यक्ति सोचता है कि कैसे इसका ध्यान को भटकाया जाए मेरे रैबिट से। तो वो डेली एक मछली, उसी मछली को पकड़ के लाता, हेरिंग को, है ना, हेरिंग को नदी से पकड़ करके लाता और उसे इस तरीके से क्या करता, थोड़ा अपने घर से दूर ले जा करके उसे पकाने की कोशिश करता, रेड हो जाता और रेड हो जाने के बाद उससे बहुत ज़्यादा एक इंटेंस वाला, स्ट्रॉन्ग वाला जो स्मेल होता है वो आना स्टार्ट होता है और सारे जो आपके शिकारी कुत्ते होते हैं वो इसके पीछे पड़ जाते हैं और रैबिट्स को भूल जाते हैं। तो तभी से उसी स्टोरी से आ जाता है रेड हेरिंग। रेड हेरिंग का मतलब ऐसी मछली जिसे पकाने पे, धुआं पे पकाने पे बहुत ज़्यादा स्मेल करे और कलर में रेड हो जाए, है ना। तो जिसका मतलब क्या हो जाता है, समथिंग टू डिस्ट्रैक्ट अटेंशन, मतलब मुख्य मुद्दे से भटकाने की कोशिश, ये इसका मीनिंग होने लगा। तो रेड हेरिंग कैसे आया है, ये इस चीज़ को आप लोग समझ गए। अब जरा देखिए इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। द डिमांड ऑफ इंक्वायरी इनटू हिज कंडक्ट, मतलब उसके बुरे आचरण और फिर जो भी जैसा भी आचरण होगा उसके बारे में लोगों को कहना था कि नहीं इंक्वायरी करो, है ना, इस तरीके के डिमांड उठने लगे। इज जस्ट अ रेड हेरिंग, ये क्या है,
सिर्फ और सिर्फ क्या है, ध्यान भटकाने की कोशिश है। एज देयर इज़ नो ट्रूथ इन इट, और इसमें किसी भी तरीके का ट्रूथ नहीं है, सच्चाई नहीं है। वो कांड कोई और कर चुका था, लेकिन जो डिमांड किया जा रहा है इंक्वायरी का, उसके कंडक्ट के ऊपर, उसके बिहेवियर के ऊपर, उसके आचरण के ऊपर, ये सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश है। वो कोई और कांड कर चुका होगा, है ना, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो रेड हेरिंग का मतलब आप लोग समझ गए कि कुछ ऐसे कोशिशें जिससे मुख्य मुद्दे से भटकाने की कोशिश करे, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करे, तो उसको कहते हैं रेड हेरिंग। एग्जाम्पल मैं अच्छे तरीके वाला दे दिया हूँ, गवर्नमेंट वाली, है ना। अब यहाँ पर है रीप अप ओल्ड सोर्स। क्या अर्थ है? रीप अप ओल्ड सोर्स का मतलब होता है टू रिवाइव फॉरगॉटन क्वेरल। इसका मतलब है कि भूले हुए झगड़े को फिर से ताज़ा कर देना, है ना। तो इसको कहते हैं रीप अप ओल्ड सोर्स। अब जरा देखिए इसका मीनिंग हुआ क्या। तो आप कभी सुनोगे गड़े मुर्दे उखाड़ना, है ना, मतलब पुराने झगड़े को फिर से ताज़ा कर देना, तो इसको ही कहा जाता है रीप अप ओल्ड सोर्स। देखिए इसका मीनिंग अगर आप समझते तो इसी से इसका मीनिंग भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। रिप अप का मतलब होता है चीरना फाड़ना, है ना। सोर्स का मतलब, ओल्ड सोर्स का मतलब होता है पुराने घाव, है ना। सोर्स का मतलब होता है छाले, जैसे आपके मुंह में छाले पड़ जाते हैं, उसको ही कहा जाता है सोर्स, है ना। तो उसको चीर फाड़ कर देना, पुराने चीज़ को क्या करते हो आप, घाव को ताज़ा कर देते हो। तो इससे ही आप समझ पा रहे होगे इसका जो रिफ्लेक्ट हो रहा है सेंस, कि ऐसे झगड़े को क्या कर देना, ताज़ा कर देना जो पुरानी हो चुकी है ना, और फिर से झगड़ना स्टार्ट कर देना उसी पुराने मुद्दे पे। यहाँ पर है एग्जाम्पल में, राहुल एंड हीज वाइफ कैंट लिव इन पीस। मतलब राहुल और उसकी वाइफ कभी भी नहीं रह सकते शांति में। क्यों? दे आर ऑलवेज रिपिंग अप ओल्ड सोर्स। मतलब वे लोग हमेशा क्या करते हैं, पुराने घाव को कुरेद देते हैं, है ना, और फिर गड़े मुर्दे उखाड़ने लगते हैं और उस पर क्या करते हैं, झगड़ा फिर से स्टार्ट कर देते हैं। तो रिप अप ओल्ड सोर्स का मतलब याद रखना, टू रिवाइव फॉरगॉटन क्वेरल, मतलब पुराने झगड़े को फिर से ताज़ा कर देना, गड़े मुद्दे को उखाड़ने लगना, है ना, पुराने मुद्दे को। नेक्स्ट आपका रीड बिटवीन द लाइंस। इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। मतलब जो गूढ़ अर्थ होता है किसी चीज़ का, उसको क्या करना, समझना, है ना, छुपे हुए अर्थ को भी समझ लेना, ये कहलाता है आपका रीड बिटवीन द लाइंस। मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, उसको अगर आप समझ पा रहे हो तो आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हो कि आप क्या कर रहे हो, यू आर रीडिंग बिटवीन द लाइंस। मतलब आप गूढ़ अर्थ को भी समझ पा रहे हो। होता है ना, अलंकार आप लोग पढ़े हो हिंदी में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, फिगर्स ऑफ स्पीच, है ना। तो अलंकार वाली चीज़ में होता है क्या, वो कह रहा होता है कुछ और उसका मीनिंग निकलता है कुछ और। जैसे इडियम में भी ऐसा होता है, वो कहना चाह रहा है कुछ और वो उसका मीनिंग, जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो होता है कुछ और। तो इस तरीके के भी छुपे हुए अर्थ को भी अगर आप समझ पाते हो तो वो कहलाता है रीड बिटवीन द लाइंस, है ना। अब जरा देखिए इसका मतलब ये आया कहाँ से होगा, रीड बिटवीन द लाइंस। तो हुआ क्या करता है कि मान लिया जाए कुछ आप जानते होंगे कि जो गुप्तचर होते हैं ना, स्पाई जो लोग करते हैं, तो इसमें क्या होता है, वे लोग अपना मैसेज को छोड़ते हैं तो कोई पन्ना लिख करके भेजेंगे, वो बता रहे कुछ और हैं और उनके कोडिंग लैंग्वेज में वो कुछ और समझ रहा है ना। मतलब वो क्या करते थे, वो हमेशा लिखते थे कुछ और लाइंस के बीच में, ताकि कॉमन मैन के हाथों अगर पड़ जाए, मान लिया जाए एक लेटर आप लिखते हो अपने स्पाई को, है ना, मतलब अपने गुप्तचर को, ये लाइन है आपका, कोई बंदा कॉमन मैन पकड़ ले हम और आपके जैसे, तो जो जो लिखा है उसमें वो पढ़ लेगा, है ना। लेकिन क्या करेगा ये व्यक्ति जो मैसेज को छोड़ रहा है, ये लाइन पर फोकस उसका नहीं है, इन दो लाइन के बीच में कुछ छुपे हुए अर्थों में लिख देते हैं। आप कभी किसी पन्ने को देखना, खास करके रेस्टे वगैरह जो ज़मीन वगैरह का होता है, उसको कभी क्या करना, लाइट में जा करके देखना, तो वो आपको बीच में, पेज के बीच में लिखा हुआ कुछ और मिलेगा, है ना। जैसे भारत सरकार ऐसे कुछ लिखा हुआ रहता है। और इसका ट्रिक भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे प्याज का रस होता है ना, ट्रिक बताता हूँ, मतलब कैसे आप छुपा करके लिख सकते हो जिसको लाइट में सिर्फ पढ़ा जा सके। तो आप क्या कर सकते हो, प्याज का रस लेना और उसको क्या करना, किसी पेपर पर लिख के फेंक देना, है ना। कोई व्यक्ति उसे उठाएगा, कुछ भी नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन अगर वो लाइट पे ले जाता है, बल्ब के ऊपर अगर वो उस चीज़ को देखेगा, तो उसको जो भी आप लिखे उसमें होगे, उस चीज़ को आप देख पाओगे आसानी से। तो इस तरीके का जो चीज़ होता है, तो वे लोग क्या क्या करते थे, अपने स्पाई को, अपने जो गुप्तचर होते हैं उसको क्या करते हैं, इन दो लाइन के बीच में उसी तरीके के कुछ छुपे हुए चीज़ को लिख देते थे। और इस तरीके के छुपे हुए चीज़ के अर्थ को भी कोई लोग पढ़ लेता था और समझ लेता था, तो उसको ही कहा जाता था रीड बिटवीन द लाइंस। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हूँ, मान लिया जाए यहाँ पर एक मोटिवेशनल चीज़ लिखा हुआ है ना। क्या लिखा है, योर लैक ऑफ डेडिकेशन इज़ एन इंसल्ट टू दोज हु बिलीव इन यू। कि आप में जो डेडिकेशन की कमी है वो क्या है, उन लोगों के लिए इंसल्ट है जो लोग आप पे भरोसा करते हैं, आप पे विश्वास करते हैं कि आप कुछ करोगे। मान लिया जाए
आप अपने स्कूल टाइम को याद रखो, है ना। बहुत लोगों ने लव लेटर लिखा होगा, है ना। बहुत सारे लोगों के साथ ये घटनाएं घटी होंगी। लव लेटर में लिखने के लिए क्या है कि कुछ ऐसा लिखो मोटिवेशनल चीज़ जिससे लगे, उसके घर वाले अगर लेटर पकड़ लें तो उनको लगे कि हाँ बिल्कुल देखो कितना अच्छा फ्रेंड है उसका, इतना अच्छा मोटिवेट करता है। लेकिन लड़की को पता है, क्या पता है कि नहीं, इस लेटर को थोड़ा सा क्या करेंगे, जूम करके देखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इसमें कुछ मैसेज छिपा हुआ हो सकता है। ज़रा देखो, बहुत लोग तो नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि ये थोड़ा सा ब्लर करके लिखा हुआ है ना। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है थोड़ा सा आई, है ना, यहाँ पर है मीस। मैं पढ़ रहा हूँ, पता नहीं आप लोगों को अगर रेजोल्यूशन हाई करके देखो तो आपको पता चल रहा होगा, आई मीस यू अ लॉट, ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है। एंड बाद में ये भी लिखा होता है ना, जो भी कहते हैं उसको, आई लव यू वगैरह, है ना। तो ये सिर्फ लड़का और लड़की समझते हैं, बाकी लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। तो इस तरीके का बिटवीन द लाइन्स को जो रीड कर पाना है, तो इसका सेंस ही है क्या कि छुपे हुए अर्थ को समझ लेना, गूढ़ अर्थ को भी समझ लेना, ये कहलाता है आपका रीड बिटवीन द लाइन्स। तो कभी मत भूलना कि क्या मतलब होता है इसका, कि किसी भी हिडन मीनिंग को भी अंडरस्टैंड कर जाना, ये कहलाता है रीड बिटवीन द लाइन्स। अब यहाँ पर एग्जाम्पल में है, इफ़ हर ऐसे इज़ रीड बिटवीन द लाइन्स, कि अगर उसका ऐसे जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, जिसको समझ पाना आसान है ना, और उसके ऐसे, तो क्या कह रहा है कि वी विल फाइंड दैट, और हम लोग पाएंगे, शी हैज़ मेड कमेंट्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट, कि वो क्या करी है, गवर्नमेंट के खिलाफ अपना कमेंट्स को लिखी हैं, कुछ तो ऐसी लिखी हैं। और ये क्या है, इफ़ हर ऐसे इज़ रीड बिटवीन द लाइन्स, अगर उसके ऐसे को समझना आसान है ना, उसके गूढ़ अर्थों को समझना आसान है, तो समझ जाना कि वो क्या करी होगी, वो गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ ना कुछ कमेंट करी होगी। तो रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है कि गूढ़ अर्थों को समझ लेना। अब यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट, रूल द रूस्ट। क्या अर्थ है इसका? ये आपका रूल द रूस्ट का मतलब टू डोमिनेट, मतलब क्या है कि किसी के ऊपर शासन करना, किसी के ऊपर धाक जमाना, है ना, इसको कह सकते हो, किसी के ऊपर हावी होना, ये कहलाता है रूल द रूस्ट। अब क्या अर्थ है इसका? मतलब डोमिनेट होना। कहाँ से आया होगा? तो जरा देखिए, रोस्ट जो होता है एक तरह का मुर्गे को कहा जाता है, और पके हुए मुर्गे को वैसे भी रोस्ट कहते हैं, है ना, मतलब आग पर जो पकाया जाता है, जिस तरीके से ये व्यक्ति पका रहा है। तो पुराने ज़माने में क्या होता था कि मुर्गे पकड़ करके लाते थे, रोस्ट को पकड़ करके लाते थे, कौन? घर का जो बड़ा व्यक्ति होता था, और लाने के बाद भी पकाते थे यही व्यक्ति। लेकिन जो भी घर का मेंबर होगा, है ना, उनकी वाइफ होगी, बच्चे होंगे, जो भी होंगे, या फिर पड़ोसी होगा जो भी उसके साथ गया होगा, तो ये व्यक्ति रोस्ट को रोस्ट करेगा आग के ऊपर। लेकिन बांटने के टाइम में ये किसी दूसरे को हाथ लगाने नहीं देगा, ये बोलेगा मैं ही क्या करूँगा, मैं ही बांटूंगा उसको सबके बीच। तो इस तरीके का जो डोमिनेशन होता है, इस तरीके का जो आपका धाक जमाना होता है, हावी होना होता है दूसरे के ऊपर, तो इसी को कहा जाता है रूल द रूस्ट, है ना। वो खुद रूल बनाएगा रूस्ट के ऊपर, मुर्गे के ऊपर, है ना, कि कहाँ किसके बीच कितने बटने हैं। तो तभी से ये चीज़ आ जाता है आपका रूल द रूस्ट, है ना, तभी से ये चीज़ फेमस हो जाता है इडियम के तौर पर, कि इसका मतलब होता है धाक जमाना, हावी हो जाना, शासन करना। जैसे घर का कोई बड़ा सदस्य अभी भी जो काफ़ी ज़्यादा क्या है, स्ट्रिक्ट है ना। मान लिया जाए कोई संयुक्त फैमिली ऐसे हैं जिसमें बहुत सारे मेंबर हैं, 10-12 मेंबर हैं, और एक जो हैं सबसे ज़्यादा बोलबाला वाले हैं, बहुत ज़्यादा पैसे भी अर्न करते हैं और लोगों के डिमांड पूरे करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, सारे रूल्स को खुद ही ये बनाते हैं, और रूल्स को तोड़ना भी हो तो वही तोड़ेंगे। तो इस तरीके के व्यक्ति को ही कहा जाता है क्या, कि ही इज़ रूलिंग द रोस्ट, मतलब वो डोमिनेट हो रहे हैं, वो धाक जमा रहे हैं, हावी हो रहे हैं दूसरों के ऊपर। और घर के गार्जियन को भी कई सेंस में बोला जाता है कि ही इज़ रूलिंग द रोस्ट। तो आप लोग बात समझ में आ रही होगी कि ये कहाँ से इसका मीनिंग होता है। बहुत लोगों को नहीं पता कि रोस्ट का मतलब मुर्गा भी होता है ना, जंगली मुर्गा। तो कैसे आया है ये आप समझ गए। यहाँ पर क्या है, टुडे द रीच रूल द रोस्ट, मतलब आज अमीर लोग ही क्या कर रहे हैं, हावी हो रहे हैं, शासन कर रहे हैं, धाक जमा रहे हैं, दूसरों के ऊपर हावी हो रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है नेक्स्ट, रेड रैग टू अ बुल। क्या मतलब है? रेड रैग टू अ बुल का मतलब होता है एनीथिंग दैट प्रोवोक्स, है ना, कि कुछ ऐसा जो उत्तेजित कर दे, भड़का देना, है ना, उत्तेजित करना, ऐसे चीज़ों को कहा जाता है रेड रैग टू अ बुल। मतलब अगर इसको पढ़ेंगे तो इसका मतलब होता है कि कुछ लाल कपड़े के टुकड़े को, रैग को क्या करना, किसी बुल, किसी सांड को दिखाना, है ना। तो जब भी आप सांड को दिखाते हो तो क्या कर रहे हो, उसको प्रोवोक करते हो, उत्तेजित करते हो, भड़का रहे होते हो। तो ऐसे चीज़ों को कहते हैं रेड रैग टू अ बुल। अब जरा पिक्चर से समझने की कोशिश करना क्या है इसका अर्थ। ये व्यक्ति है, ड्रेस तो इसका वाइट है, कमर में इसका कैसा है, रेड रैग है,
इसके गर्दन में भी कैसा रेड रैग, बुल जैसे ही देखा इसके पीछे पड़ जाता है। तो कहने का सेंस है यहाँ पर कि सच्चाई जो भी हो, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर आप बुल के सामने रेड कपड़े लेकर के जाओगे और वो आपको देख लिया तो आपके पीछे वो पड़ जाना है उसको। तो थोड़ा सा संभल करके, है ना, थोड़ा सा जो एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक होता है खासकर वीमेन के ऊपर रेड कपड़े, है ना, तो थोड़ा सा बुल के सामने मत जाना। वैसे भी आजकल ऐसे क्या कहें, गली के बुल, है ना, गली के बुल समझते हो, इव टीजिंग में जो क्या करते हैं, कुछ बंदे खड़े होते हैं कॉलेज के साइड, विमेंस कॉलेज के साइड, और क्या करते हैं, इव टीजिंग करते हैं। और तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि थोड़ा सा कम रेड पहना करो मैं आपको मना नहीं कर रहा, बस मजाक के लिए कह रहा हूँ। तो रेड रैग टू ए बुल का मतलब होता है कि अगर किसी बुल को आप रेड रैग दिखाते हो तो वो क्या होगा, आप प्रोवोक करते हो, उसको उत्तेजित करते हो, भड़का रहे होते हो। तो रेड रैग टू ए बुल का मतलब होता है उत्तेजित करना, भड़का देना। यहाँ पर देखिए क्या है एग्जाम्पल में, द लॉ अगेंस्ट द डॉरी सिस्टम इज़, यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो भी डॉरी सिस्टम के खिलाफ जो रूल बनाया गया है, फॉर द ग्रीडी पर्सन, लालची लोगों के लिए, लाइक अ रेड रैग टू ए बुल, ये किस तरीके का काम कर रहा है, भड़काने का काम कर रहा है। मतलब पब्लिक भड़क रही है, बताओ, है ना, जिस तरीके का सेंस में ये सेंटेंस लिखा गया है बिल्कुल बेकार लिखा गया है ना, पब्लिक को बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर इस तरीके के कानून बनते हैं डॉरी सिस्टम के खिलाफ तो बिल्कुल फॉलो करने चाहिए इस चीज़ को। और मैं भी आप लोगों से यही कहता हूँ, डॉरी सिस्टम को जितना हो सके उतना कम करो। लेकिन समाज की जो एक सबसे बड़ी नाकामयाबी बोलो, और फिर आप कह सकते हो कि समाज की सबसे बड़ी जो कमी है वो क्या है कि लेने वाले, दहेज लेने वाले से ज़्यादा लोग देने वाले हैं। इस पर मैं कुछ बातें बताता हूँ। एज तो सबके हो ही गए होंगे, है ना, 25 प्लस तो बहुत लोग होंगे, आप में से कुछ 18 प्लस होंगे, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि आपके पास बहुत अच्छा वक्त है। आप लोग अगर अभी से इन सारे वीडियोज़ को देखते हो, प्रिपरेशन कर रहे होते हो। अब मैं बातें करता हूँ जिनका 25 प्लस हो गया, शादी के सपने बोल रहे होंगे मन ही मन, है ना, उनके लिए मैं थोड़ा सा कुछ ये डॉरी सिस्टम के बारे में बताना चाहता हूँ। देखो क्या है, समाज जो है इस तरीके से घिस पीट गया है ना, मतलब इस समाज में बुराई इस कदर घुस चुकी है डॉरी सिस्टम वाला, कि अगर एक बंदा है और वो कहेगा कि मैं एक बंदी को पसंद कर लिया, है ना, जो भी बंदी मतलब एक लड़के वाले जाते हैं ना लड़के के पास दिखाने के लिए, ये बंदा इसको पसंद कर लेता है कि चलो ये लड़की मुझे पसंद है, लेकिन मैं कोई डाउरी नहीं लूँगा और बशर्ते ये लड़की मेरे से शादी करने को राज़ी हो जाए। तो इसके समाज वाले क्या कहेंगे, अरे पता नहीं लड़के में क्या कमज़ोरी है, पता नहीं लड़के में किस तरीके की कमी है, ये तो क्या कर रहा है, फ्री का शादी कर रहा है ना। और ये लड़की तरफ से भी कई लोग कह सकते हैं कि पता नहीं कैसे घर में इसकी विवाह कराई जा रही है, कि भाई पता नहीं लड़के में क्या कमी है कि कुछ ले नहीं रहा, है ना, सिर्फ लड़की को ले रहा। तो इस तरीके की मानसिकता है। और अगर पैसे लेते हो तो क्या कहते हैं कि देखो, जो ज़्यादा पढ़े लिखे रहेंगे ना अपने समाज के, वे लोग कहेंगे कि बताओ यार ये तो क्या कर रहा है, दहेज ले रहा है। तो मतलब आपको किसी तरीके से जीने नहीं देगा ये समाज। तो इससे थोड़ा सा बच करके रहना है, अपने विवेक और बुद्धि से काम लेना है। समाज की हर बातों को सुनोगे तो ये कभी भी विकास नहीं करेगा अपना देश। तो इन सारी चीज़ों से बचो, डॉरी सिस्टम को थोड़ा सा हटाओ, इसको बचाओ, है ना। और जिनके पेरेंट्स ही ज़्यादा करप्ट हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ, है ना। और ऐसा मैं ये नहीं कर रहा, हर एक घरों में ये सिस्टम है हमारे इंडियन सोसाइटी में, इसलिए मैं कहता हूँ लव मैरिज करो यार। चलो ठीक है, अब मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ हमेशा की तरह, ताकि आप कभी भूलो ना। देख लो क्या है, फर्स्ट नंबर यहाँ पर है पायरिक विक्ट्री का मतलब विक्ट्री एट ए हाई कॉस्ट, मतलब ऐसी विक्ट्री, ऐसा जीत जो काफ़ी महंगा साबित हुआ हो, जिसमें लाभ से ज़्यादा नुकसान हुआ हो, तो ऐसे विक्ट्री को कहते हैं पायरिक विक्ट्री। नेक्स्ट आपका पिक होल्स, मतलब टू फाइंड फॉल्ट विथ, मतलब क्या है इसका, तो दूसरों में कमी निकालना, दोष निकालना, ये कहलाता है पिक होल्स। नेक्स्ट आपका क्वेयर फिश का मतलब होता है स्ट्रेंज पर्सन, मतलब क्या है इसका मतलब अजनबी व्यक्ति, विचित्र व्यक्ति को कहते हैं क्वेयर फिश। नेक्स्ट आपका क्विकजोटिक प्रोजेक्ट, इसका मतलब फुलिशली आइडिया होता है, मतलब क्या है मूर्खफरी योजना जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे प्रोजेक्ट को कहते हैं क्विकजोटिक प्रोजेक्ट और फिर आइडिया। नेक्स्ट है राइज टू द ओकेजन और फिर राइज टू द चैलेंज, इसका मतलब होता है टू एक्ट एज द ओकेजन डिमांड्स, जैसी डिमांड्स करे ओकेजन उस हिसाब से काम करना। मतलब हिंदी में कहें तो इसका मतलब होता है राइज टू द ओकेजन का मतलब कि खुद को योग्य साबित करना, हिम्मत दिखाना। नेक्स्ट है रन शॉर्ट ऑफ का मतलब शॉर्टेज हो जाना, कमी हो जाना, किसी चीज़ का कम पड़ जाना। नेक्स्ट है रैंक एंड फाइल, इसका मतलब होता है आम आदमी, जन साधारण, और बता दिया कि ये कैसे आया है। नेक्स्ट है आपका रेड टेपिज्म, इसका मतलब हिंदी में प्योर हिंदी में होता है लाल फीताशाही, जिसका मतलब ऑफिशियल डिले होता है। ऑफिशियल डिले कहने का सेंस है कि ऐसा ऑफिशियल वर्क, ऐसा ऑफिशियल रूल्स और प्रोसीजर्स जिसके वजह से कोई भी काम डिले हो जाए, तो वैसी चीज़ों को कहते हैं रेड टेपिज्म। नेक्स्ट क्या है आपका
नेक्स्ट 5th नंबर देख लो, ये कह रहा है रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स, मतलब अपनी बहादुरी के ऊपर डिपेंड होना, रेस्ट ऑन होना, इसका मतलब है कॉम्प्लेसेंट होना, सेल्फ सेटिस्फाइड होना। कहाँ से आया है लॉरेल्स वर्ड, ये भी बता दिया। इसका मतलब रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स का मतलब आत्मसंतुष्टि मिलना और फिर आत्मसंतुष्टि होना। नेक्स्ट है रॉक द बोट, इसका मतलब अपसेट द बैलेंस, पिक्चर को देख लो, इसका मतलब क्या होता है कि किसी के बैलेंस को बिगाड़ देना, किसी के संतुलन को बिगाड़ देना, और फिर दूसरे सेंस में प्रगति में रुकावट डालना, ये भी कहलाता है रॉक द बोट। नेक्स्ट क्या है आपका 7th नंबर देख लो, ये है रेड हेरिंग। रेड हेरिंग एक मछली का नाम है ना, तो रेड हेरिंग का मतलब होता है समथिंग टू डिस्ट्रैक्ट अटेंशन, खास करके पॉलिटिक्स में इसका मतलब होता है कि मुख्य मुद्दे से जो मेन इश्यूज होते हैं उससे भटकाने की कोशिश को कहते हैं रेड हेरिंग। एग्जाम्पल भी दे दिया कि 370 को अन्यूल कर दिया गया, तो उससे अगर गवर्नमेंट को बचना है, उन हंगामों से बचना है, तो बम ब्लास्ट करा दिया है ना, ताकि ध्यान लोगों का भटक जाए इधर से उधर। नेक्स्ट है रिप अप ओल्ड सोर्स, इसका मतलब टू रिवाइव फॉरगटन क्वेरल, इसका मतलब है कि पुराने घाव को कुरेदना है ना, गड़े मुर्दे उखाड़ना, मतलब पुराने झगड़े को फिर से ताज़ा कर देना, ये कहलाता है आपका रीप अप ओल्ड सोर्स। नेक्स्ट है रीड बिटवीन द लाइन्स, जिसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, मतलब कि गूढ़ अर्थों को भी समझ लेना, छुपे हुए मीनिंग को भी क्या करना, समझ लेना, ये कहलाता है रीड बिटवीन द लाइन्स। नेक्स्ट है आपका क्या, नेक्स्ट है रूल द रूस्ट, इसका मतलब टू डोमिनेट, मतलब किसी के ऊपर शासन करना, किसी के ऊपर हावी हो जाना है ना, ये कहलाता है आपका क्या, रूल द रूस्ट, धाक जमाना भी कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट है 11 नंबर रेड रैग टू ए बुल, मतलब क्या है कि एनीथिंग दैट प्रोवोक्स, मतलब उत्तेजित करना, किसी चीज़ को भड़का देना, ये कहलाता है रेड रैग टू ए बुल। जा करके दिखाना एक बुल को है ना, तो पता चलेगा आपको। वैसे ये सब काम मत करना, पता नहीं क्या उससे क्या हो सकता है, इसमें सिंह को देख लो थोड़ा सा है ना, इस पर विचार कर लो, उसके बाद ये सब काम किया करना, और ये सब पब्लिक स्टंट मत किया करना खास करके। चलो ठीक है, आप लोग इस वीडियो को लाइक करो और हो सके तो दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करो। बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, लाइक तो करना मत भूलना। जैसे जैसे टाइम मिल रहा है मैं आप लोगों के लिए वीडियो ला रहा हूँ, और ग्रामर पर भी मेरा फोकस होगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। वोकैब तो लास्ट करने वाला है ना, ये 38 है, मुझे लगता है 37 या 38 नंबर में आपका कंप्लीट हो जाना है, और कोशिश कर रहा हूँ जल्दी ला दूँ। पर्व त्यौहार का भी समय है, इसलिए थोड़ा सा कम वक्त मिला है मुझे। तो चलिए आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।